नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। इस सत्र के पहले दिन राज्यसभा में सांप्रदायिक हिंसा निरोधक बिल पेश किया जाना था, जो नहीं हो सका। बिल के प्रावधानों पर बहस होना और इस बिल का पास होना तो दूर की बात है, बिल सदन में चर्चा के लिए ही नहीं रखा जा सका और टाल दिया गया। विपक्ष का कहना था कि ये बिल संघीय ढांचे के लिए खतरा है। इसमें सबसे जो मुख्य आवाज थी वो बीजेपी की थी। हम जानते हैं कि जिस मौजूदा स्वरूप में ये बिल हमारे सामने है, उसमें कई तरह के बदलाव पहले किए जा चुके हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर अपनी मौजूदा शक्ल में ये बिल कानून बनता है तो क्या भारत में आजादी के बाद से अब तक सांप्रदायिक हिंसा का जो बदनुमा दाग लगातार लगता रहा है, क्या ये तस्वीर बदली जा सकती है? प्रावधानों के मुताबिक आला अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाना और मुआवजे की व्यवस्था कर देने से किस तरह की तब्दीली आ सकती है, ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यही है कि क्या इस सरकार के रहते ये बिल पेश होगा, पास होगा, इसकी उम्मीद हम करें। मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले जो राजनीतिक नुमाइंदे हैं उनसे आपको मिलवाते हैं। सैफुद्दीन सोज साहब हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा से कांग्रेस पार्टी के। प्रकाश जावड़ेकर हैं जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के। इसके अलावा मेरे साथ हर्ष मंदर साहब भी मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर रह चुके हैं और खासकर उन खास लोगों में शामिल हैं जिन्होंने इस पूरे बिल को ड्राफ्ट किया है, लिखा है। और दो खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अभय कुमार दुबे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही मेरे साथ शकील शमसी साहब हैं जो कि एडिटर हैं डेली इनकलाब अखबार के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रकाश जावड़ेकर जी, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। ये बताइए कि ये बिल जब पार्लियामेंट में पेश किया गया आज राज्यसभा में, तो सबसे बड़ा जो ऑपोजिशन, जो विरोध है आपको, वो बिल के प्रावधानों से है या बिल के अस्तित्व से है? आखिर समझ नहीं आया कि बीजेपी क्यों विरोध कर रही है। नहीं, मुझे लगता है सबके समझ में आया कि हम क्या कहना चाहते हैं, और केवल हम नहीं, एक स्वर से समूचा विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट लेफ्ट एंड सीपीएम सीपीआई, तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू, डीएमके, एडीएमके, यानी आप जो कभी नहीं देखते कि डीएमके एडीएमके एक साथ नहीं बोलते, बोले। लेफ्ट और तृणमूल साथ में नहीं बोलते, बोले। और जेडीयू, बीजेपी और बाकी सभी दल, शिवसेना, अकाली दल, सबने विरोध इसलिए किया कि ये सीधे सीधे संघ राज्य पद्धति का आक्रमण है उस पर और राज्यों के अधिकार छीनने की कोशिश है। और अरुण जी ने, एक मिनट, अरुण जी ने बिल्कुल साफ दिखा दिया और सबने सुन लिया और कि भाई ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, पब्लिक ऑर्डर के बारे में, राज्यों के पब्लिक ऑर्डर के बारे में कानून करने का अधिकार पार्लियामेंट को नहीं है। लेकिन जावड़ेकर जी, दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो यह है कि इसमें जब तक राज्य अनुमति नहीं देगा, जब तक राज्य को नहीं लगता कि इस बारे में जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तब तक पहली बात इसकी पहल नहीं हो सकती। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ये आवाज तब क्यों नहीं उठी जबकि सीबीआई का जो दायरा है काम करने का, या फिर जो एनआईसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो टीम है, उसके बारे में भी आप लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई कि उसका जो दायरा है उसको क्यों ना सिमटा जाए? क्या वो राज्य के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं है? सिर्फ ये कम्युनल वायलेंस बिल को लेकर ही क्यों बात हो रही है? ये कम्युनल वायलेंस बिल की बात नहीं है, ये राज्यों के कानून व्यवस्था की बात है। टेररिज्म, जैसे आपको पता है कि एक इंटरनेशनल लेवल पे भारत के खिलाफ एक साजिश है, पाकिस्तान द्वारा उसको प्रोत्साहन है और उसके बहुत सारे राज्यों में फैलाव होता है जी। तो वो एक अलग मायने पर वाकया है। और सांप्रदायिकता, एक मिनट, वो ऐसी नहीं है कि जो पाकिस्तान से प्रेरित है। जो स्थिति है वो हमें समझना चाहिए। लेकिन क्या सांप्रदायिकता देश को तोड़ने का काम नहीं कर रही है? एक मिनट, तो ये बिल तोड़ेगा, जोड़ेगा नहीं। ये दूसरा ऑब्जेक्शन है जो हम बिल का जब सामने आएगा तब बताएंगे कि आप समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का नहीं। ये बिल पहले भी गलत था, आज भी गलत है, लेकिन वो मुद्दों की बात बाद में करेंगे। आज आपने एक देखा कि नहीं, यानी देश को समझना चाहिए कि कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और एडीएमके, बीजेपी और जेडीयू, शिवसेना और अकाली, जी समझ में आ गई। और नहीं, वो समझ में नहीं आती ना, मुझे वही बताना है, वही मुख्य मुद्दा है। आई वांट टू स्कोर दैट पॉइंट बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देश के सभी प्रादेशिक पार्टियों ने, बीजेडी, सबने इस बिल का
ये संघ राज्य पद्धति पर आक्रमण है। केंद्र राज्यों के अधिकार छीनना चाहता है। इसी मुद्दे पर इसका विरोध किया है और लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है। चलिए पूछ लेते हैं कांग्रेस पार्टी से कि क्यों ऐसा करना चाहते हैं। सैफुद्दीन सोज साहब, ये बताइए कि आज आप केंद्र सरकार में हैं, कल हो सकता है ना हो, राज्य में आपकी भी सरकारें हैं और हो सकता है केंद्र में कोई और सरकार हो। ये कानून बनेगा तो तकलीफ तो कांग्रेस पार्टी को भी होगी, और जिस तरह से प्रकाश जावड़ेकर एक केस बना रहे हैं पूरा, वही कह रहे हैं कि तमाम पार्टियां जो पहले कभी साथ नहीं आई वो साथ आई हैं और ये हक ही नहीं है पार्लियामेंट को कि वो ऐसा कोई कानून बनाए। क्या यही बात है? देखिए जावड़ेकर साहब जो हैं ये मीठे मिजाज के आदमी हैं, लेकिन पार्टी लाइन कबूल करके ये जो बातें कह रहे थे मैं इनसे इत्तेफाक नहीं करता। ये गलत तज्जिया है इस बिल का। अभी आपने देखा मुजफ्फरनगर में वहशियानापन हुआ, सारी कौम जो है हिल गई उससे, और अभी तक वो रिफ्यूजी कैंप में है। इस मुल्क में यह हो सकता है प्रांत की सरकारों को मजबूरी हो जाएगी केंद्र से मदद मांगने की। तो एक रास्ता ये निकल गया था कि हमारी नेशनल सरकार है, आखिर ये सबकी सरकार है, इसको ये फिक्र करना चाहिए मुल्क में ये दंगे और फसाद ना हो, और उसको रोकथाम की कोशिश की गई। फेडरल स्ट्रक्चर का एहतराम किया गया, राज्य सरकार की मर्जी से सब कुछ हो गया, और सीबीआई मुदाखलत नहीं करेगा किसी काम में, इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा जब तक राज्य सरकार नहीं कहेगी। ये चाहे सारा विपक्ष कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हो गया हो आज इस बिल पर, लेकिन मेरा विश्वास है कि ये बहुत ही अच्छा काम किया था कांग्रेस पार्टी ने। आप ही कह रहे हैं कि फेडरल जो स्ट्रक्चर है, जो भारत का जो संघीय ढांचा है, उसकी इज्जत की गई, उसका आदर किया गया, उसमें कोई जरब नहीं लगाई गई, उसका एहतराम किया गया, क्योंकि राज्य सरकार की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात है, जब एक प्रांत जल रहा होगा उस वक्त यूनियन गवर्नमेंट को लोगों की तरफ से, देश की तरफ से ये मजबूरी होगी, एडवाइस दे सकते हैं हमारी क्या जरूरत है आपको बताइए। जी वापस आती हूं। तो ये कानून किसी तरह से डॉक्टर सोज वापस आती हूं। अगर ये हिंदुस्तान सबका हिंदुस्तान है, तो यहाँ जो अभी हमारी नाक के सामने मुजफ्फरनगर में हुआ, उस पे बीजेपी को भी मातम करना चाहिए। यानी आप ही कह रहे हैं कि ऐसे मामले में कम से कम जहां हिंसा का, वायलेंस का स्तर गुजरात जैसा हो या मुजफ्फरनगर जैसा हो, वहां पर केंद्र को हक होना चाहिए कि वो दखल दे सके। हर्षमंदर साहब, क्या ये वैलिड ऑब्जेक्शन है? सोच साहब आती हूँ वापस आपकी तरफ। हर्षमंदर साहब, इससे पहले कि हम प्रोविजंस पे जाएं कि इस बिल के अंदर क्या लिखा गया है और किस तरह के बदलाव हो सकते हैं, किस तरह की अच्छाइयां पैदा हो सकती हैं, क्या सांप्रदायिकता को रोका जा सकता है, सबसे जो बुनियादी सवाल उठ गया है आज पार्लियामेंट में वो यही उठ गया कि क्या ये फेडरल स्ट्रक्चर जो है भारत का उसके खिलाफ है? क्या ये केंद्र को मजबूत करने की एक और कोशिश है? राज्य कमजोर होंगे? मैं विनम्रता के साथ बिल्कुल उस विचार से असहमत हूं। देखिए, हिंदुस्तान में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है। बस इसी तरह के मतलब इनको अधिकार, प्रदेशों को वो आदेश नहीं दे सकते हैं, लेकिन रेकमेंड कर सकते हैं। स्थिति क्या कोई समस्याजनक स्थिति है, कोई खतरे की स्थिति है, कोई अन्याय की स्थिति है, उसके बारे में बता सकती है, समझा सकती है, राय दे सकती है। उससे ज्यादा जो कुछ भी इस कानून में मतलब केंद्र या केंद्र से में स्थापित किसी भी संगठन को वर्तमान मसौदे में प्रदेश सरकारों के अधिकारों पे हनन करने का बिल्कुल ही सवाल नहीं है। आई थिंक दिस इज अ कंप्लीट डाइवर्जन। या तो फिर जब एनएचआरसी स्थापित हुआ था तब भी हम विरोध कर सकते थे, आखिर वो भी इन्हीं मुद्दों से जुड़ा हुआ है। और मुजफ्फरनगर जैसे अभी हमने देखा, बेसिकली केवल दो चीजें ये कानून कर रही है। एक के जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी जिसकी जिम्मेदारी है कि वो सांप्रदायिक हिंसा नहीं हो, वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, उनको दंडित करने का प्रावधान है जी। और दूसरा यही है कि अगर इस तरह की घटना हो तो राष्ट्रीय स्तर पे रिलीफ रिहैबिलिटेशन के ऐसे मापदंड हो जो किसी भी सरकार उससे कम नहीं कर सकती है। और अगर ये दो चीजें होती तो जो पीड़ा आज मुजफ्फरनगर में हम देख रहे हैं वो नहीं दिखता। सरकार हर्षमंदर साहब, अगर आपसे मैं जल्दी से समझ सकूं, हर्षमंदर साहब अगर जल्दी से मैं समझ सकूं कि अगर गुजरात दंगों के वक्त अगर ये कानून होता, कंधमाल के वक्त ये कानून होता या मुजफ्फरनगर दंगों के वक्त ये कानून होता, तो क्या तस्वीर कितनी अलग होती?
ये मुझसे पूछिए। मेरा पूरा विश्वास है कि ये हिंसाएं नहीं होती। मैं दो चीजें कहता हूं। मैं सरकार में क्योंकि प्रशासन में रहा हूं, मैं इतना आपको लिख के कह सकता हूं कि कोई भी सांप्रदायिक दंगा कुछ घंटों से ज्यादा, और 24 घंटों से तो किसी हालत में ज्यादा लंबा नहीं चल सकता अगर सरकार और प्रशासन चाहे कि वो रुके। और जब 84 में हमने देखा कि हिंसा बहुत देर तक चली, या 2002 में, या कंधामल में, या मुजफ्फरनगर में, इसका अर्थ है कि ये सरकार और प्रशासन की सहमति से है। तो उनको दंडित करने का जो प्रावधान है वो उनको अपने जवाबदेही को ना सिर्फ नैतिक तौर पे या कानूनी तौर पे वो समझ पाए और अपना कर्तव्य का पालन करें, ताकि इस तरह की हिंसा जारी नहीं रहे। ये मेरा मानना है कि अगर ये कानून था तो ये सभी हिंसाएं बिल्कुल। वापस आती हूँ, और भी कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो मुआवजे को लेकर हैं, कंपनसेशन को लेकर है, उस पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन इस वक्त अभय कुमार दुबे ये बताइए कि ये तो समझ में आता है कि बीजेपी का क्या राजनीतिक वजह हो सकती है इसका विरोध करने की, लेकिन जो दूसरी पार्टियां इनके साथ आके जुड़ गई, लेफ्ट और राइट एक साथ हो गया, इसकी क्या पॉलिटिकल इक्वेशन है? देखिए, वो तो पहली नजर में यही समझ में आता है कि फेडरलिज्म वाला संघात्मक व्यवस्था वाला प्रश्न है। क्या वाकई ये जेन्युइन सवाल है? संघात्मक, देखिए, कांग्रेस की सरकार लंबे अरसे से इस बात के लिए बदनाम रही है कि वो केंद्रीयता को थोपती है। और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की जब क्षेत्रीय शक्तियों से 80 के दशक में गठजोड़ होने शुरू हुए थे, बावजूद इसके कि वो उसके सांप्रदायिक एजेंडे से सहमत नहीं थी, उसके पीछे भी यही था कि कांग्रेस ने दरअसल उनको कोने में ढकेल दिया था। मजबूरी में वो एक राष्ट्रीय जैसी लगने वाली एक पार्टी के साथ चली गई, और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की 90 के दशक में सरकार बनी, जो 6 साल चली। वो कांग्रेस का जो केंद्रात्मक एजेंडा होता है उसकी वजह से था। तो ये तो एक समस्या है, इसके प्रति हमेशा क्षेत्रीय शक्तियां जो प्रदेशों में है उनके कान खड़े रहते हैं। और इस मामले में, किस मामले में? ये जो सांप्रदायिक हिंसा, हाँ, इस मामले में हो सकता है वही कारण, लेकिन मैं आपको दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूं। मेरा कहना यह है कि अगर ये बिल इस रूप में पेश हो जाता और बहस करने के बाद कुछ दिनों के बाद ये पास भी हो जाता, तो कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति को कोई बहुत ज्यादा आश्वस्ति नहीं लगती। लेकिन उसकी वजह यह है कि 24 घंटे से ज्यादा दंगा नहीं चल सकता था। नहीं, ठीक है, ये बहुत पुरानी कहावत है जो हर्षमंदर साहब कह रहे हैं। ये बात बहुत पुरानी, बहुत लंबे अरसे से कही जा रही है। ये बात थोड़ी पुरानी पड़ गई है, जो उनका बात सही है उनकी, लेकिन थोड़ी पुरानी पड़ गई। नई परिस्थितियों पर ये लागू नहीं होता। तो पुरानी है पर सही है। हाँ, मैं कह रहा हूं उस वक्त जब ये बात कही गई थी उस वक्त बिल्कुल सही थी, लेकिन आज की परिस्थितियों पर लागू नहीं होता। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। आज सांप्रदायिक हिंसा की प्रकृति बिल्कुल बदल गई है। आज जो लोग विपक्ष में होते हैं वो लोग सांप्रदायिक हिंसा नियोजित नहीं करते। 80 के दशक के बाद से लगातार जो लोग सत्ता में हैं उनकी देखरेख में, उनके नियोजन में सांप्रदायिक हिंसा आयोजित होती है। चाहे वो सन 84 की हिंसा हो, चाहे वो 2002 की हिंसा हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर की हिंसा हो, कहीं की भी हिंसा हो, उसमें वहां की सरकारों की मिलीभगत है, और उस सरकारों की मिलीभगत को बार बार रेखांकित किया गया है। ऐसा कोई नियम कानून नहीं है, ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है जो उन राजनेताओं की, सरकारों की, जो अपनी राजनीति, अपनी गोटी लाल करने के लिए सांप्रदायिक हिंसा नियोजित करती हैं। आप केवल डीएम और एसपी के ऊपर कहर बरपा कर, पुलिस के ऊपर कहर बरपा कर, अपने सियासी आकाओं की बातें सुनते हैं, उनका आदेश मानते हैं। इस समस्या को नहीं रोक सकते। दिल्ली में भी 3 दिन तक हिंसा होती रही, पुलिस सीमाओं पे थी, उसको फौज सीमाओं पे थी, उसको नहीं बुलाया गया, फिर मेरठ से फौज को बुलाया गया। तो ये एक राजनीतिक निर्णय था। वो दिल्ली के जो प्रशासनिक आला अफसर थे, दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी थी, उसके हाथ में ये निर्णय नहीं था। ये तय किया गया एक राजनीतिक स्तर पर, एक आदर्श किसी भी राजनीतिक स्तर पर इसकी आज तक पोल नहीं खुल पाई है कि हम ऐसा होने देंगे कुछ समय तक, उसके बाद हम हिंसा पर काबू करेंगे। ऐसा ही सब जगह होता है, ऐसा ही गुजरात के मामले में हर जगह 80 के दशक के बाद से लगातार ऐसा हो रहा है। जब तक इस जगह उंगली नहीं रखी जाएगी तब तक आप कोई भी कानून बनाते रहिए, उससे कुछ 19-20 का फर्क पड़ेगा, मैं ये मानता हूं 19-20 का फर्क पड़ेगा, लेकिन सांप्रदायिक हिंसा इसकी रोकथाम के लिए कानून लाया जा रहा है, उस पर रोकथाम नहीं होगा। शफी साहब, आती हूं आपकी तरफ। जावड़ेकर जी क्या कहना चाहते हैं? मैं 2 ही बातें संक्षेप में कहूंगा। पहले तो ये कि इस देश में 47 के बाद जो भी सांप्रदायिक दंगा हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और हमें दंगा मुक्त हिंदुस्तान करना चाहिए। और इसलिए हमारा कार्यक्रम तो ये है कि दंगा मुक्त हिंदुस्तान, और इसलिए जो सार्थक कदम उठाने हैं वो परस्पर विश्वास के हैं, जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं है।
ये बिल तोड़ने पर भर दे रहा था। और आपको पता है जावड़ेकर जी, बातें तो इसमें ये अच्छी एक लगती मिनट, है, लेकिन कहीं ना एक कहीं कोई मिनट, कायदे कानून तो एक बनाना मिनट, पड़ेगा। एक मिनट, मैं वही बता रहा हूं। पहले जो कानून का रूप था, जब हमने उसकी खामियां बताई, तब बदलना पड़ा ना इनको। आप भी और खामियां क्या है ये बताएंगे, चर्चा करेंगे। ये स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा, पूरी चर्चा होगी, पूरी रिकमेंडेशंस आएगी, सभी दलों की मिलकर एक राय से आएगी। सवाल ये है कि ये बिल का लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का मुद्दा निकला है, इसलिए आज डेफर किया गया। अब बाद में कब आता है जी, वापस आती हूँ आपकी तरफ। लेकिन हाँ, एक दूसरा मुद्दा महत्वपूर्ण है। इस देश में जितने भी दंगे हुए, हजारों दंगे हुए जिसमें लोग हताहत हुए, वो 95% तो सारे कांग्रेस के शासनकाल में हुए हैं। और मैं ये मानता हूं कि दंगों में हम फर्क नहीं कर सकते। 84 का था वो तो एक तरफा नरसंहार था, दंगे में तो आमने सामने होता है। यहाँ तो कोई आमने सामने हुआ ही नहीं। यहाँ तो एक तरफा 3000 सिख झंडा जलाए गए, 3 लोगों को लाठी भी नहीं मारी। गुजरात में तो कम से कम चलिए जावड़ेकर जी, फिर करेंगे राजनीति की बातें किसी दिन और करेंगे। अभी बिल के मेरिट पर बात करते हैं। शमसी साहब, आपको बहस में शामिल करना चाहती हूँ। पहला दंगा ऐसा माना जाता है कि 1893 में बॉम्बे में हुआ था, मुंबई में, जिसमें कि 100 के ज्यादा आसपास लोग मारे गए थे। उसके बाद से हम जानते हैं कि आजादी के वक्त जबकि देश आजादी मना रहा था, तब भी दंगों में देश जल रहा था यहाँ पर। उसके बाद से अब तक, चाहे हम जिक्र कर लें 1992 का, अगर ताजा घटनाओं का हम जिक्र करना चाहते हैं, जब में जो बेशतर लोग हैं, मामले बंद हो चुके हैं अब तो, जो लोग दंगों में शामिल थे उन्हें सजाएं नहीं हुई। कंधमाल का अगर हम जिक्र करें, वहां पर लोगों को राहत शिविरों से बाहर निकाला गया, फेंका गया। गुजरात का अगर हम जिक्र करें, वहां भी कुछ मामलों में इंसाफ मिलता हुआ नजर आ रहा है, बाकी मामले उसी तरह से नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि फिलहाल मौजूदा शक्ल में, जिस तरह से अभय कुमार दुबे ने कहा कि अगर ये बिल आ भी जाता, ये कानून बन भी जाता, तो बहुत ज्यादा संतुष्टि की बात नहीं थी? देखिए, इसमें मेरी एक पहली तो बात ये कहना है कि मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस भी हल्के मन से पेश करना चाहती थी। कांग्रेस के भी दिल में बात साफ नहीं थी, या उसकी नीयत साफ नहीं थी कि इसको बिल को पास कराना है। वरना इससे पहले से कोशिश की जा सकती है। तो इलेक्शन से पहले मुसलमानों का काफी दबाव पड़ रहा था कि ये पास होना चाहिए, पास होना चाहिए। इसलिए उन्हीं ने मनमुटाव के साथ या अपने दिल में कुछ बात रखकर उसको रख दिया। जहां तक सजा न होने का मामला है, फसादों में ये बात मान ली गई है कि इसमें सजा नहीं होगी। जो भी दंगे होंगे उनमें सजा नहीं। शायद हिंदुस्तान में 2-3 वाकयात ऐसे हुए कि जहां पर दंगाइयों को सजा दी गई है। गुजरात में कोडनानी वाला मामला था और जमशेदपुर के मामलों का। अदरवाइज जितने में 1947 में 1 मिलियन लोग मार दिए गए, किसी एक आदमी में मुकदमा नहीं चला। छोड़ दीजिए, वो बहुत लाकानूनीयत का जमाना था। 1992 में कहां फसादात नहीं हुए, कहां लोग मारे गए, लेकिन किसी को सजा नहीं हुई। मुझे तो ये लगता है कि जाति दुश्मनियां निकालने के लिए लोग वक्त ढूंढते हैं कि जब दंगे के लिए फिजा बनेगी, जब टेंशन शहर में होगा, तो हम अपने मर्डर करेंगे। मैं जानता हूं इस बारे में, क्योंकि लखनऊ में तो हमारे हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं होता है, लेकिन वहां पर मैंने देखा कि जब शिया सुन्नी झगड़े होते थे तो लोग अपने दिल में रखते थे कि जब कर्फ्यू लगने वाला होगा, जब आपस में कोई टेंशन होगा, तो उसको मार देंगे। तो उसमें क्या होता है कि मुकदमा चलेगा नहीं, उसमें कुछ होना नहीं है, क्योंकि दंगे के लिए ये बात तय थी। बहुत जमीनी हकीकत आप बता रहे हैं। जी, ये दंगे के लिए इसमें होता है। और आज भी आप देखिए कि जो किया जा रहा है लड़कियों को छेड़ने के मामले में, क्या मुसलमान लड़की छेड़ता, खाली हिंदू को नहीं छेड़ता, मुसलमान को नहीं छेड़ता। उसको क्यों बनाया जाता है? इसीलिए बनाया जाता है कि वो कहीं ना कहीं बात होती है, और उसको छुपाने के लिए और उसको दबाने के लिए, अपनी जाति रंजिशें निकालने के लिए दंगे को इस्तेमाल करते हैं। और इसमें हर आदमी शामिल है। हालांकि वो अलग बहस है कि क्या आप वाकई महिला जो है आपके परिवार की, क्या आप उसके मालिक हैं और उसकी इज्जत का रखवाला, वो तमाम, वो भी एक बड़ी बिल्कुल बहस हो जाती है कि क्या उस पर भी बात। मुझे लगता है कि जाति रंजिशें निकालने के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है पूरे सांप्रदायिक दंगों। सैफुद्दीन सोज साहब बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। शमसी साहब ही कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है दरअसल वो करते हुए दिखना चाहती है, वाकई उसकी मंशा ऐसी नहीं है कि वो कर ले, वरना फ्लोर मैनेजमेंट भी नाम की कोई चीज है। नहीं, सुनिए, हमारे यहाँ ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि सच को शिकस्त हो और झूठ बोला जाए। और मसलन कुछ हलकों में जैसा कि बीजेपी में होने लगा है कि वो कहते हैं कि गोबेल्स जो था जर्मनी में, जब नाजीज्म प्रमाण चल रहा था, उस वक्त ये था गोबेल का ख्याल कि 10 बार झूठ बोला जाए फिर चिपक जाएगा। आज मैं डंके की चोट ये मानता हूँ, अवामी अदालत में मोदी साहब बरी नहीं हुए हैं गुजरात के लिए। आप क्या कहते हैं? गुजरात जलता रहा और सारी दुनिया मलामत करती रही, और गुजरात गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। अगर ऐसा कानून होता तो कम से कम सख्त जोर का मशवरा मिलता उनको केंद्र की तरफ से। ये जो बीजेपी आज कहती है कि जब ये सत्ता में होंगे, और जब इनको मौका मिलता था ये केंद्रीयता को बढ़ाना चाहते थे। यूनियन गवर्नमेंट क्या तमाशा देखती रहेगी, मशवरा नहीं बताएगी?
आप हम सबको फिक्र करनी चाहिए कि सबका हिंदुस्तान मजबूत हो। दुनिया के जिस मुल्क में मैं गया, लेकिन इसके लिए और कांग्रेस दर्जनों पार्टी क्या मुल्कों में करेगी? गया, वहाँ इसके लिए हिंदुस्तान की, सुनिए मेरी सैफुद्दीन बात, सोज साहब, हिंदुस्तान की इमेज नहीं, ये फलसफा, ये फलसफा तो अच्छा है, जमहूरियत है। तो यहाँ सैफुद्दीन सोज साहब, डॉक्टर सोज, आप जो बातें कर रहे हैं वो फलसफे के तौर पे तो अच्छा है, लेकिन अगर जमीन पर आए हम सियासत की, तो कांग्रेस पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी है, 10 साल सत्ता में रही है, अल्पसंख्यकों का बड़ा वोट का चंक उसके पास जाता है, कांग्रेस पार्टी आखिर क्या करेगी? अरे कांग्रेस पार्टी करती रही है। आज यूपीए फर्स्ट और सेकंड को अगले जमाने में पहचाना जाएगा, इतने कवानीन बन गए हैं और इतनी खिदमत हुई है। क्योंकि हम करीब हैं, मसलन हम सुप्रीम को, ये तो दंगे भी कहते हैं, घोटाला भी कहते हैं, लेकिन ये किसी जगह तय होगा कहां क्या हो गया। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सीबीआई है। तो हमको कानून का एहतराम करते हुए इस मुल्क से रिश्वतखोरी को दफा करना चाहिए और कम्युनलिज्म को यहां से दफा होना चाहिए। करना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन कैसे होगा, रास्ता कौन दिखाएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। हर्षमंदर साहब, आपकी तरफ आना चाहती हूँ। अभी भी वो मुल्ज़िम अभय कुमार दुबे भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। दो महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया है अभय कुमार दुबे ने, उन्होंने कहा है कि जो सियासी आका हैं, उन ब्यूरोक्रेट्स के, उन पुलिस अधिकारियों के जिनके शायद हुक्म पर वो काम करते होंगे, उनकी जवाबदेही कैसे होगी? पहली महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात, जो बुनियादी बात थी जिसके तहत ये पूरा कानून बनाने की बात हुई थी कि इसमें अल्पसंख्यकों को प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उनकी रक्षा की जाएगी, वो शब्द ड्रॉप करने के बाद जिसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी ड्रॉप कर दिया गया है, ओनस अब किसी के ऊपर नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि पूरा एक जो स्ट्रक्चर है, जो बुनियादी स्ट्रक्चर है, वो ही बदल गया है? जो दुबे साहब ने जो कहा, उससे जो उनका पहला एनालिसिस था कि 80 के बाद जो स्वरूप हो गया, बदल गया है, उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं। आजकल हम दंगे नहीं देखते, हम सरकार की सहमति के साथ एक खुला प्रायोजित नरसंहार माइनॉरिटीज का देखते हैं। जो भी ये घटनाएं हुई हैं, 1900 एक्चुअली नेली जो 1983 में हुआ था और फिर दिल्ली में जो सिखों के साथ हुआ था, उसके बाद ये स्वरूप बिल्कुल बदल गया है। पर मैं क्योंकि प्रशासन में रहा हूं, मैं 84 में एडिशनल कलेक्टर इंदौर में था, मैंने देखा कि एक छोटा कर्मचारी, मैं तो सिर्फ एडिशनल कलेक्टर था, लेकिन अगर आपकी नीयत हो कि आपको रोकना है, तो आप जो भी नेता कहते हैं आप फिर भी रोक सकते हैं, और इस कानून से आपके हाथ मजबूत होते हैं, क्योंकि फिर आपको ना कहने का एक आधार मिलता है। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें ना सिर्फ वो कर्मचारी का दंडित किया जाएगा, एक कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी उसमें प्रावधान रखा गया है। मतलब मैंने अपना कर्तव्य नहीं पालन किया क्योंकि मुझे कमांड मिला, तो फिर ये जांच होगी कि कहां से कमांड आया, और कमांड अगर राजनीतिक स्तर से आया तो उनको भी उसी तरह से दंडित किए जाने का प्रावधान है इसमें प्रावधान। तो मेरे दृष्टि में ये बहुत मजबूत प्रावधान है। और जो पहचान को ड्रॉप करने की बात है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी जो ड्रॉप किया गया है, जल्दी से बताइए। वो एक कॉम्प्रोमाइज था। एक्चुअली मैं तो चाह रहा था कि बहुत क्लियरली ये माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन के लिए हो, पर क्योंकि बीजेपी को बहुत सख्त ऐतराज था, हमने सोचा कि आम सहमति बनेगी तो हम कोई भी उससे प्रभावित होगा, इंस्टीट्यूशनल बायस, उसके बावजूद भी ये ठीक है। लेकिन जो एक और बात जो की गई कि कांग्रेस ने इसको आधे मन से ही इंट्रोड्यूस किया है, इन्होंने बिल्कुल ही एक तैयारी करते सबको साथ लेते। मुझे लगता है कि एक बहुत दुख की बात है कि ये इतनी मेहनत होने के बाद और 10 साल के बाद ये पास नहीं हो पा रहा। अभय कुमार दुबे जल्दी से। देखिए, मैं हर्षमंदर साहब की बात में बात मिलाते हुए कह रहा हूं, उन्हें याद होगा कि वो काफी अरसे पहले अपने साथियों के साथ सीएसडीएस में आए थे और उन्होंने जो ये सांप्रदायिक हिंसा निरोधक बिल है, इसके बारे, उनके ड्राफ्ट के बारे में हम लोगों को जानकारी दी थी और हम लोगों ने काफी देर तक उसकी कोई चर्चा की थी। उस बात को अरसा गुजर गया। अब जब बिल्कुल चुनाव बिल्कुल सिर पे खड़े हुए हैं, जो कि इस चुनाव में 100 दिन से भी कम रह गए हैं, और अब इस बिल को पेश किया जा रहा है, तो जाहिर है फिर ये कांग्रेस का चुनावी हथकंडा लगेगा और उसका कांग्रेस को लाभ भी होगा। समाज के तौर पर अगर कानून को भूल भी जाए तो समाज के तौर पर आपको लगता है कि हम जिस मुहाने पे खड़े हैं, जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, वाकई कानून कुछ कर सकता था क्या? देखिए, जिस जगह अगर मैं कहता हूं कि किसी आदमी के घर में कत्ल हो जाए और उसको किसी पर शक हो और उसको कोई बुलाकर हार पिनाए, तो लोग क्या कहेंगे? जब तक ये माहौल इस मुल्क में है कि अगर बीजेपी को लग रहा है कि उसके 2 मेंबरों पर इल्जाम है, इल्जाम ही सही, झूठा इल्जाम सही, लेकिन जिनके दिल दुखे हैं उनके सामने आप बुलाकर उनको हार फूल पहनाते हो, उनका सम्मान करते हो, पूरे समाज पर उसका बुरा असर पड़ता है। तो ये चीजें तो रुकना पड़ेंगी। अगर किसी पर कत्ल का इल्जाम है तो चाहे वो इल्जाम है, साबित नहीं हुआ है,
लेकिन आप उसका सम्मान करेंगे तो दिल तो दुखेगा। लेकिन किसी का कत्ल तो हुआ है। बिल्कुल कत्ल हुआ है किसी का और दिल भी दुखेगा। हाँ। और दूसरी बात जो ये पुलिस एहलकारों की बात जहां पर होती है, आप देखिए मुजफ्फरनगर में 6-7 को सिर्फ ट्रांसफर किया था, लेकिन उन्हीं ने भी जात पात का सहारा लेकर हाईकोर्ट में जाकर स्टे ले लिया। मतलब कभी कभी कहीं के ऊपर अगर हुकूमत कुछ करना भी चाह रही तो नहीं, हालांकि हुकूमत ने करना भी नहीं चाहा, उतने दिल से नहीं करना चाहा यूपी की गवर्नमेंट ने, लेकिन एक जो दिखाने के लिए भी एक्शन लिए गए थे वो भी नहीं हो पाया। जावड़ेकर जी आखिरी बात। एक वाक्य में कहूंगा आखिरी बात मुझे कहनी कि चाहिए। जो ये कांग्रेस पार्टी की राजनीति है, परसों प्रधानमंत्री जी अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज का प्रोग्राम घोषित करने वाले थे, तब डॉक्टर फाहिमी साहब ने जो विरोध किया, जिसको सबने दिखाया, वो आज समझ आया है माइनॉरिटी को कि ये सरकार केवल झुंझुने दिखाती है, सही काम नहीं करती है। और इसलिए ये भी एक चुनावी हथकंडा कहो या एक झुंझुना कहो, इतना ही दिखाने मात्र के लिए है। कांग्रेस की कोई सिंसियरिटी नहीं है। डॉक्टर सोज, अब तो बीजेपी भी ये कह रही है कि आप सिंसियर नहीं है मुसलमानों को लेकर, ईसाइयों को लेकर। देखिए एक बात मैं बताना चाहता हूं, वो ये है, भागलपुर याद कीजिए, भिवंडी याद कीजिए, गुजरात याद कीजिए, हाशिमपुरा और अब मुजफ्फरनगर, जिस जगह डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी मिलके दंगे को कंट्रोल करना चाहेंगे, दंगा नहीं होगा, 1-1.5 घंटे में 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। ये मेरा जाती तजुर्बा है, इस मुल्क में रहता आया हूं मैं, ये कैसे होते हैं दंगे। इसलिए इसीलिए अवामी अदालत में मोदी साहब आज भी मुलजिम हैं, चाहे उनको क्लीन चिट मिल गया। डॉक्टर सोज बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले दिन बहुत कुछ हमारे लिए लेकर आ सकते हैं। उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी, जिसके अंदर वो इच्छा शक्ति जो हमारे सभी मेहमानों का ये मानना था कि नहीं नजर आ रही है, शायद आधे मन से वो करना चाहती है, करते हुए दिखना चाहती है। उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि शायद चुनावी फायदे के लिए ही सही, लेकिन एक बार कोशिश जरूर होगी। तभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।